अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने एक इंतहाई अहम इंजेक्शन जो पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो उसके बारे में बात करनी है। एक नई स्टडी आई है जिसने साबित किया है कि पाकिस्तानी जो अमूमी तौर पे सोच रखते हैं इस टीके के बारे में वो 100% ठीक है। इस टीके का जो जेनरिक नेम है वो है टोसिलीजुमैब, और क्योंकि ब्रांड नेम बताना मुमकिन नहीं होता चैनल पे, तो तमाम दोस्त जो इस वीडियो के शुरू में ही ये जानना चाहते हैं कि ये जो इंजेक्शन है इसका ब्रांड नेम क्या है, तो आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप टोसिलीजुमैब ब्रांड इन पाकिस्तान लिखें। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इमेजेस दबाएं तो आपको मिल जाएंगी इस जो इंजेक्शन की पाकिस्तान में जो ब्रांड नेम है। बड़ा मशहूर है ये इंजेक्शन पाकिस्तान में पहली जब वेव स्टार्ट हुई तो उस वक्त हम लोगों ने एक बात को मुसलसल नोट किया, वो ये था कि मई के इख्तिताम पे और जून के शुरू में कि मुसलसल आईसीयूज़ में पेशेंट आना शुरू हुए। उन जो मरीज़ों के अंदर जो अलामात थी वो क्या थी, बुखार था, खांसी थी, जिस्म में दर्द था और उनका सेंस ऑफ स्मेल का जाना था, जो कि उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इसका ताल्लुक कोरोना से हो सकता है। ये मरीज़ आते थे, इनका जब पीसीआर करवाया जाता था तो मोस्टली अक्सर लोगों का ये पॉजिटिव आता था और उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ इनकी तबीयत होती थी ख़राब, क्योंकि उस वक्त हम सोचते थे कि जो स्टीरॉइड्स हैं ये नहीं देने चाहिए। ये एक अमूमी रवैया था नमूनिया के मरीजों के अंदर हम लोगों का एज ए डॉक्टर, और हम स्टीरॉइड नहीं देते थे। तो फिर ये मरीज होते थे ख़राब और आहिस्ता आहिस्ता ये मरीज़ जो हैं इनके जो एक्सरेज हैं जो पहले हमें बिल्कुल क्लियर मिलते थे, जो हमें ब्लैक मिलते थे, क्योंकि एक्सरे के ऊपर जो आपको स्याही मिलती है, जो आपको ब्लैकनेस मिलती है वो हवा होती है, और जब ये जैसे जैसे नमूनिया बढ़ता है तो ये फिर वाइट होते जाते हैं। और जब नमूनिया दोनों तरफ हो जाए, जिसको हम ARDS यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, तो ये जो हमारे एक्सरेज होते हैं ये दोनों तरफ के वाइट हो जाते हैं। एक्सरे का वाइट होने का मतलब है कि सब कुछ इस एक्सरे के अंदर है, फेफड़ों के अंदर है, सिवाय ऑक्सीजन के। क्योंकि जब ये वायरल नमूनिया होता था पहले भी, जिसको हम एटिपिकल नमूनिया कहते थे, लेकिन जाहिर है कि अब ये कोविड नमूनिया था, और जैसे जैसे ये नमूनिया फिर बढ़ता था और एक्सरेज वाइट होते थे, या जो हम HRCT यानी हाई रेजोल्यूशन जो CT स्कैन है चेस्ट का, जो कि एक्सरे की ही एक टेक्निक है, जब वो करवाते थे तो उस पर भी हमें हर तरफ मिलता था कि जो लंग्स हैं उनके अंदर सफ़ेदी आ गई है, उनके अंदर नमूनिया आ गया है, जिसको आम जुबान में आप डबल नमूनिया भी कह सकते हैं। तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये एक इंजेक्शन है कि अगर आप उसको लगाएंगे, जिसका जेनरिक नेम है टोसिलीजुमैब, और इसे कहते हैं इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर। यानी जो ये सोचा गया उस वक्त कि जो हमारा मुदाफ़ियती निज़ाम है एक मरहले पे आके वो खुद ही हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आर्गन्स और ख़ास तौर पे जो फेफड़े हैं उनके खिलाफ काम करता है। तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम कुछ फैक्टर्स बनाता है, तो उनमें से एक अहम फैक्टर था इंटरल्यूकिन 6। अब वो भी शामिल था इस तमाम तबाही में जो हमारे लंग्स के ऊपर आती थी, हमारे ही मुदाफ़ियती निज़ाम या इम्यून सिस्टम की वजह से। तो उस वक्त एक टीका था टोसिलीजुमैब का, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रांड बहुत मशहूर है और आप गूगल करके उसके ब्रांड के बारे में जान सकते हैं। तो वो इंजेक्शन उस वक्त उसकी कीमत थी पाकिस्तान में 12,000, और वो टीका इस्तेमाल होता था कि जो जोड़ों के मरीज हैं यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज हैं, जो कि खुद में एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो उन लोगों में लगाया जाता था, और बहुत कम इसकी डिमांड होती थी, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कम मरीजों को ये लगाया जाता था। इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। तो 12,500 इसकी कीमत थी। लोगों को फिर हमने लगाना शुरू किया, या ये लगना शुरू हुआ। और ये आमतौर पर किस तरह दिया जाता था कि हम 800 मिलीग्राम का जो इंजेक्शन होता है, यानी 400 मिलीग्राम का अगर मिलता है, 200 का मिलता है, तो हम 800 मिलीग्राम की डोज देते थे, क्योंकि 8 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से दी जाती है। और बाज़ मरीजों में हम 24 से 48 घंटे के बाद इस टीके को रिपीट करते थे या दोहराते थे। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोट की गई, वो ये नोट की गई कि अक्सर मरीजों को जिनको ये इंजेक्शन लगा था तो वो उनकी जान नहीं बच पाई, बल्कि उनकी डेथ हो गई। अब ये वो बात थी जो कि लवाहिकीन को तो पता चलती थी कि एक टीका होता है, हमसे मंगवाया जाता है, क्योंकि अगरचे शुरू में इसकी कीमत 12,500 थी, लेकिन उसके बाद ये 25,000 पे गया, फिर ये 35,000 पे गया, और 2 से 3 हफ्ते के बाद इसके एक इंजेक्शन की कीमत 60,000 हो गई। और एक और ख़ास गेम शुरू हुई, एक और ख़ास वहाँ पर अमल शुरू हुआ, जिसका मैं आपको जिक्र करता हूँ, जो कि अब बहुत हद तक एक्सपोज हो चुका है। तो लोगों ने ये नोट किया कि वो इंजेक्शन लगता है और उसके
कुछ ही घंटों के बाद उनके मरीज की डेथ हो जाती है। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुए अस्पतालों के बाहर, ख़ास तौर पे क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगाया जा रहा था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बाहर बहुत ज़्यादा एहतजाज हुए। लोगों ने ये मीडिया को भी बताया, पाकिस्तानी अवाम को भी बताया कि उनके मरीजों को एक टीका लगता है जिसके बाद से वो जानबर नहीं हो पाते। लेकिन जो मेडिकल की कम्युनिटी थी उस वक्त, ख़ासतौर पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये ही वो टीका है जो इंसानों की जान बचा सकता है, तो ये लगवाना ज़रूरी है। और इस बहुत ज़्यादा वकालत की वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने ये इंजेक्शंस लिए, उन्होंने इनको स्टॉक किया और उसके बाद वो क्या करते थे कि अपना एक फ्रंट मैन मुकर्रर करते थे जिसके पास एक खास किस्म का फ़ोन नंबर होता था। तो पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये बावर करवाते थे लवाकिन को कि ये टीका लगेगा आपके मरीज़ को तो उसकी जान बचेगी, अगर ये नहीं लगेगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो लोगों को मैंने खुद देखा है कि वो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए अपने हाथों में लेके घूमते थे और इंजेक्शन ये नहीं मिलता था क्योंकि ये मार्केट से उठा लिया गया था। फिर जब हॉस्पिटल वाले देखते थे कि अब फैमिली बहुत डेस्परेट हो चुकी है तो वो उनको देते थे वो फ़ोन नंबर जो पहले ही उन्होंने अरेंज किया हुआ होता था। वो फैमिली बड़ी मायूसी में और राब्ता करती थी उस नंबर पे, जो भी ये फ्रंटमैन या एजेंट होता था इन्हीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इन आईसीयूज का। तो फिर वो मुंह मांगी कीमत पे वो इंजेक्शन लेते थे और जब उनके प्यारों को लगता था तो उसके कुछ ही घंटों बाद या एक दिन के बाद उनके प्यारे अक्सर नहीं रहते थे इस दुनिया में, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम को बिल्कुल दबा दिया जाता था तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अक्सर 1 से 2 दिन में भी मरीजों को नुकसान पहुंचाती थी। लेकिन कुछ मरीजों को फायदा हुआ है, ये कहना था पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तानी डॉक्टर्स का भी, और इसलिए इसका इस्तेमाल चलता रहा। लेकिन फिर पूरी दुनिया में सोचा गया कि क्यों ना इसके ऊपर वो ट्रायल किए जाएं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे ट्रायल समझे जाते हैं। और मैं आप दोस्तों को पहले भी बता चुका हूं कि जब हम एनेक्डोटल, एक चीज होती है एनेक्डोटल, हम उसको कहते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, और एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज। रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज क्या होती हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव स्टडीज ये होती हैं कि इतने मरीजों को लगा था और इतने मरीज बच गए थे, लेकिन ये फैक्टर नहीं सोचा गया कि इसी दौरान बरतानिया में एक नई तहकीक हुई जिसने साबित किया कि जो स्टीरॉयड्स हैं वो इंसानों की जिंदगियां बचाते हैं। कोरोना के मरीज वो वाहिद मरीज हैं, या कोरोना के मरीजों के लिए डेक्सामेथासोन या स्टीरॉयड वो वाहिद दवाई है जिसका अगर मौके पे इस्तेमाल किया जाए, यानी अगर कोई मरीज वेंटिलेटर पे है या किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो उस वक्त अगर इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जान बचने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, जैसे पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है कि वो तमाम मरीज जो कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर्स तकरीबन 95% डॉक्टर्स उनको स्टीरॉयड दे रहे हैं, जिसका उनको नुकसान ही होता है कि स्टीरॉयड देने से आपकी अलामात दब जाती हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम को ये बिठा देता है, दबा देता है। लेकिन नुकसान क्या होता है कि वायरस को मौका मिलता है अपने आप की अफजाइश करने का, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो रुका हुआ है, और उसके बाद वो वायरस क्या करता है कि वो एक हफ्ते के बाद मरीज को काफी ज्यादा फिर उसके जो लंग्स है उनको नुकसान पहुंचाता है, जिससे मरीज काफी ज्यादा खराबी का शिकार होते हैं। तो उन्हीं दिनों में जब स्टीरॉयड का इस्तेमाल हुआ तो कुछ मरीजों की जान बचना शुरू हुई, लेकिन क्योंकि उनको ये जो टोसिलिजुमैब है ये भी दिया हुआ होता था, तो सोचा ये जाता था कि शायद ये टीका है कि जो फ़र्क डाल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए दुनिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने शुरू ये किया कि उन्होंने अपने कुछ वो ट्रायल शुरू किए जो पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में सबसे अच्छे ट्रायल समझे जाते हैं। ये ट्रायल्स क्या हैं? इनको हम कहते हैं रैंडमाइज्ड फेज 3 के ये ट्रायल हैं, और रैंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड ट्रायल्स होते हैं। यानी इसमें ना मरीज को पता होता है, ना उसके साथ वालों को पता होता है, ना डॉक्टर को पता होता है कि इसको क्या दवाई दी जा रही है। और ये क्योंकि प्लेसिबो कंट्रोल्ड का मतलब है कि मरीज का जो ग्रुप होता है जिनके ऊपर ये ट्रायल किए जा रहे हैं, तो उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्से को देते हैं वो दवाई जिसके ऊपर मकसद होता है कि वो ट्रायल करने का, और दूसरे को दिया जाता है प्लेसिबो, यानी उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों ये फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल हुए। इसमें जो मरीजों की तादाद थी वो थी 438। इनको 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। एक ग्रुप था 294 यानी 294 मरीजों का, जिनको दिया गया टोसिलिजुमैब 8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, और 1 से 24 से 48 घंटे के बाद इनमें से 1/4 वो थे जिनको दोबारा डोज लगी, और जो बाकी मरीज थे 144 यानी 144 उनको दिया गया प्लेसिबो। और फिर ये देखा गया कि 28 दिन के बाद ये जो मरीज थे
जिनको नहीं पता है, जिनके लवाहिकीन को कि उनके मरीज को कौन सा टीका लगा है, और ये वो सारे मरीज थे जिनको स्वेयर नमूनिया था। स्वेयर नमूनिया का क्या मतलब है? डबल नमूनिया, ARDS, यानी जिनके जो लंग्स हैं वो दोनों तरफ से वाइट थे। तो देखा यह गया दोस्तों कि वो लोग जिनको टीका लगा उनके अंदर जो मॉर्टेलिटी शरह मौत थी वो 19.7 थी, यानी 19.7, और वो लोग जिनको ये टीका नहीं लगा, जिनको प्लेसिबो लगा, उनमें शरह मौत थी 19.4 यानी 19.4। अब उन्होंने ये नतीजा निकाला कि वो तमाम लोग जिनको स्वेयर नमूनिया होता है, डबल नमूनिया होता है, और इनको टोसिलिजुमैब देते हैं तो उनको कोई फायदा नहीं होता उन मरीजों की निस्बत के जिनको ये नहीं दिया गया था। दोस्तों ये पूरी जो मैंने ट्रायल की बात की, ये मैं अपने पास से नहीं कर रहा हूं, ये जो है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये शाया हुआ है। इसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को दे दूंगा, आप जरूर देखें। और मकसद क्या आप लोगों को बताने का कि आप ना लुटे जाएं। आप एक ऐसी दवाई जिसका कोई फायदा नहीं है आपके मरीज को, लेकिन डॉक्टर या कुछ लोग आपको बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि आप जरूर ये लगवाएं, और लाखों में आप ये लगवाते हैं, तो आप ऐसे किसी भी खर्चे से बच सकें। अभी तक जो हम अपने मरीजों को जिन हिस्सों में तकसीम करते हैं, वो लोग जो घरों में हैं, जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ पैरासीटामोल लें, वो अपना पानी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा पानी पिएं, मुकम्मल आराम करें, स्ट्रेस फ्री रहें, और वो वक्त के साथ साथ बेहतर हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनको रिस्क फैक्टर हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने घर में सैचुरेशन चेक करने वाला आला यानी पल्स ऑक्सीमीटर ज़रूर रखें, और इस दौरान कोशिश करें कि डॉक्टर से उनका रब्ता हो। और जब भी उनकी सैचुरेशन 94 से नीचे आ जाए तो वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रब्ता करें या अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि वो मरीज जिनकी सैचुरेशन कम हुई होती है 94 से कम, और उनको फिर एक्सरेज की जरूरत होती है, फिर उनको जो डी डाइमर करवाने की जरूरत होती है, उनको सी रिएक्टिव प्रोटीन करवाने की जरूरत होती है, उनको हो सकता है CT स्कैन चेस्ट की करवाने की जरूरत होती है, तो फिर उनको स्टीरॉइड स्टार्ट किए जाते हैं, जिसमें सबसे मशहूर है डेक्सामेथासोन, जिसको हम 6 मिलीग्राम या टैबलेट या जो IV है वो दिन में एक दफा देते हैं 10 दिन के लिए, यानी 5 से 10 दिन के लिए देते हैं मरीज की सूरत हाल को देखते हुए। और अगर आपकी हालत खराब होती है तो फिर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। हो सकता है आपका डॉक्टर फैसला करे कि आपको एक एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर, जिसके किसी हद तक फायदे हैं और किसी हद तक फायदे नहीं है, यानी लोगों को फायदे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। और अगर खुदा ना खास्ता उससे भी ज्यादा हालत खराब हो तो फिर आपके लिए ऑक्सीजन ज्यादा का बंदोबस्त किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो कोशिश यही करें कि ये चीजें आपको क्लियर हों, आप किसी भी ऐसे धोखे का मत शिकार हों जिसमें आपके मरीज को फायदा तो नहीं होगा लेकिन आप लोगों को माली तौर पे नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।